हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। मैं अरुणा वाजपेयी आपको वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों के बारे में बताने जा रही हूँ। डिमेरिट्स ऑफ वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताया, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताई, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षक, शिक्षार्थी, इनके सब के बारे में बताया और शिक्षा के गुणों के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब मैं आपको वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोषों के बारे में भी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा पर राज्य का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। वैदिक काल में जो शिक्षा थी ना, वो पूरी तरह से गुरुओं के व्यक्तिगत नियंत्रण में ही थी, जिसके फलस्वरूप शिक्षा का कोई भी सर्वमान्य स्वरूप नहीं विकसित हो पाया, जैसे कि जन शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है और समान शिक्षा है। इनके समान अवसर सभी को उपलब्ध नहीं हो पाए थे। जैसा गुरु चाहता था उसी के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था होती थी। इसके बाद मैं बात करती हूँ शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक धारणा की, अनसाइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो सिर्फ प्राथमिक और उच्च स्तर में ही विभाजित थी। उस समय साइकोलॉजी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, सिर्फ गुरु के मनोविज्ञान पर ही आधारित थी। जबकि आज मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि बाल और किशोर मनोविज्ञान में बहुत अंतर है। इसलिए शिक्षा जो है ये बच्चों के बाल मनोविज्ञान के आधार पर दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में माध्यमिक शिक्षा भी होनी चाहिए और उच्च शिक्षा को भी अलग अलग वर्गों में विभाजित करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको अगला दोष बताने जा रही हूँ, अव्यवस्थित पाठ्यचर्या व रटने पर बल। इरेगुलर करिकुलम एंड इम्फेसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन। यानी कि जो भी पाठ्यचर्या थी उसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था और राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। शिक्षा जो थी गुरु के नियंत्रण में थी। शिक्षा की पाठ्यचर्या कोई निश्चित नहीं थी और उस समय कोई छपाई की व्यवस्था न होने के कारण बुक्स वगैरह भी नहीं थी, तो सिर्फ जो भी ज्ञान दिया जाता था उसको रटना पड़ता था और रट के ही उसको सुरक्षित रखा जा सकता था। इसलिए गुरुकुलों में शिष्यों को पूरा ज्ञान जो है याद करना पड़ता था। धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, अनुशासन, क्रिया संबंधी श्लोक, इन सबको रटना पड़ता था। अब मैं बात करती हूँ लोक भाषाओं एवं धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा। नेग्लिजेंस ऑफ वर्नाक्यूलर एंड सेक्युलर सब्जेक्ट्स। वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो पूरी तरह से उसका माध्यम संस्कृत भाषा था। इस कारण जो अन्य भाषाएं थीं, जो लोक भाषाएं थीं, जो मातृभाषाएं थीं, उनकी अवहेलना हुई और उन भाषाओं की उपेक्षा हुई, जिसके कारण कि अन्य भाषाओं की प्रगति नहीं हो पाई। इसके साथ ही साथ भारतीय शिक्षा के धर्म का आधारभूत स्थान होने के कारण जो धर्म निरपेक्ष विषय थे, जैसे साहित्य, कला, वाणिज्य, शिल्प, इन सब विषयों की भी काफ़ी वैदिक काल में उपेक्षा हुई थी। इसके बाद बात करते हैं जन साधारण व स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। Negligence about
मास एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन। वैदिक काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वर्णाश्रम पर आधारित थी और वर्णाश्रम की व्यवस्था के कारण जो जाति और वर्ग विभाजित थे उन्हीं के आधार पर उनके कर्म निर्धारित हो गए और जिससे कि शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से दूर कर दिया गया। जबकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें निश्चित स्तर तक सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। स्त्री शिक्षा, पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था न की जाने के कारण इस काल में शिक्षा की उपेक्षा हुई। इसके बाद बात करते हैं शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। शूद्रों की निग्लिजेंस ऑफ शूद्रस एजुकेशन। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था होने के कारण जो जाति और वर्ग बनाए गए उसमें शूद्रों को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था और प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वार उनके लिए बंद थे। वैदिक काल में उनकी शिक्षा की उपेक्षा ही नहीं की गई बल्कि जो उनसे शिक्षा से संबंधित जितने भी अधिकार थे वो भी उनको नहीं मिले। उनके प्रति, शूद्रों के प्रति शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया और उनको उनके प्रति अन्याय भी हुआ। इसके बाद बात करते हैं अप्राकृतिक, अमनोवैज्ञानिक व कठोर अनुशासन की। अननेचुरल, अनसाइकोलॉजिकल एंड हार्ड डिसिप्लिन। वैदिक शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा दोष था कि ये अप्राकृतिक, अमनोवैज्ञानिक अनुशासन था। इसका स्वरूप बहुत कठोर था। कारण उसका था कि उस समय गुरुओं को मनोविज्ञान का कोई भी ज्ञान नहीं था और छात्रों की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया। इमिनेंस इम्पोर्टेंस टू रिलीजन। वैदिक कालीन शिक्षा में धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा की पूरी संरचना धार्मिक आदर्शों पर आधारित होने के कारण शिक्षा के विषय, उद्देश्य, पाठ्यक्रम इनका निर्धारण भी धर्म के अनुसार ही किया जाता था। हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा। हैट्रेड फॉर हैंडवर्क एंड फिजिकल लेबर। जो भारतीय वैदिक काल में जो धार्मिक शिक्षा का बहुत महत्व था, इसी के कारण जो लौकिक शिक्षा थी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अध्ययन केंद्रों में लौकिक शिक्षा से संबंधित हस्तकार्य को कोई स्थान भी नहीं प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च वर्ग के छात्र जो शिक्षा प्राप्त कर चुके होते थे वो इन सब कार्यों को करने में बड़ा हे दृष्टि से देखते थे। इसके अलावा भी वैदिक काल में कुछ और भी दोष थे, जैसे कि शास्त्रों को प्रधानता दिए जाने के कारण विचार स्वतंत्रता का अभाव था। छात्रों में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास नहीं हो पाया था। जबकि शिक्षा प्रजातंत्र पर आधारित थी, लेकिन उसकी आड़ में स्वेच्छाचारिता की भावना के विकास ने जनतंत्र की भावना का दुरुपयोग किया। अहिंसा और शांति को प्रधानता दिए जाने के कारण राष्ट्र की सैन्य शक्ति की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विफलता का अनुभव होने लगा। जाति पाति के भेदभाव के कारण निम्न वर्ग को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन प्राचीन भारतीय शिक्षा में बहुत से दोष तो थे, लेकिन ये शिक्षा ने हमारे भारत को नवीन गति प्रदान करने और किसी भी प्रकार के रूप में उसको रूपांतरित करने के लिए उसको नवजीवन की आवश्यकता थी। अब मैं आपसे बात करती हूँ वर्तमान भारत में
समाज वर्तमान भारत के संदर्भ में वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन तथा आधुनिक समाज के लिए ग्रहणीय तत्व। वर्तमान भारत में इवोल्यूशन ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड एक्सेप्टेबल एलिमेंट्स फॉर मॉडर्न सोसाइटी। अगर हम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें तो हमको ये जानकारी मिलती है कि शिक्षा व्यवस्था में बालक के विकास और विकास की प्रक्रिया में स्वयं को समझने, परिवार में उसके स्थान, समाज के प्रति कर्तव्य बोध, ये सब महत्वपूर्ण उद्देश्यों को उसने आज के समय खो दिया है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था जो है वो हम देख रहे हैं कि बच्चे को पूरी दुनिया के बारे में ज्ञान तो प्रदान करती है, लेकिन हमें स्वयं के बारे में कुछ नहीं बताती, हमें समाज के बारे में कुछ नहीं बताती, हम जिसका एक हिस्सा हैं। आज हम समाज में गर्व के साथ बच्चों की उच्च शैक्षिक उपलब्धि, तीव्र प्रतिस्पर्धा की चर्चा तो करते हैं, लेकिन उनमें वफादारी, ईमानदारी, हिम्मत, लगन, धैर्य और आत्मनियंत्रण जैसे गुण विकसित करने का प्रयास नहीं कर पा रहे। वैदिक शिक्षा प्रणाली में कुछ जो ऐसे तत्व हैं जिनको आधुनिक शिक्षा में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि आदर्शवादिता का गुण। क्योंकि हमारे समाज में आज धन की अपेक्षा चरित्र, भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को, विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को बहुत बेहतर समझा जाता है। धर्म, ईश्वर, निष्काम कर्म, प्रेम, सत्य, अहिंसा और त्याग को भी महत्व दिया जाता है। इसलिए हमें जो वैदिक कालीन शिक्षा में निहित आदर्शवादिता है, इसके गुण को आधुनिक शिक्षा के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाना होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो वैदिक काल में शिक्षा में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर जोर दिया जाता था, तो आज हमें अपनी शिक्षा के हमारी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों के लिए पाठ्यचर्या में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों और क्रियाओं को स्थान देना होगा। इसके बाद वैदिक काल में जो विशेष योग्यता थी विशिष्टीकरण की, तो ये प्रारंभिक वैदिक काल में विशिष्टीकरण छात्रों की योग्यता के आधार पर होता था, लेकिन बाद में छात्रों के वर्ण के आधार पर होने लगा और आधुनिक शिक्षा में ये विशेषता आज भी छात्रों की योग्यता और क्षमता के अनुसार ग्रहण की जा सकती है। वैदिक कालीन शिक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता है कि गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध जो थे वो आज भी हमें अपनी शिक्षा में देखने को मिलने चाहिए। आज के भौतिकवादी युग में वैदिक कालीन गुरु शिष्य संबंध तो स्थापित नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा सकती है कि गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित रहें, उनके विकास की ओर प्रयत्नशील रहें और शिष्य जो हैं वो गुरुओं का आदर करें। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों की, कि वैदिक काल में शिक्षा के द्वारा मनुष्यों का शारीरिक, मानसिक विकास किया जाता था, उनको सामाजिक, राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराया जाता था, जो कि आज भी हमारी शिक्षा पर बच्चों के नैतिक और चारित्रिक विकास पर सबसे अधिक बल देना चाहिए। अभी मैं अगले वीडियो में आपको इसके से आगे बताऊंगी।